हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे मित्र चैनल पर पहली बार विजिट करेंगे तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आज मैं आपके सामने मेरा ऐसे टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड की बात करने जा रहा हूं क्योंकि काफ़ी लोगों के अंदर इस ईएलएसएस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में लोगों को डाउट क्रिएट हो गया है कि भाई क्या एग्जिट कर लें, क्या रिटर्न किस तरीके का आएगा। तो चलिए इसी के सब्जेक्ट में हम बात करने की चेष्टा करेंगे कि ये म्यूचुअल फंड किस तरीके का है। एनएवी की बात करेंगे यानी कि नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे तो 39 रुपए का है और एक डिसेंट दिखता है क्योंकि यूनिट्स का अलॉटमेंट अच्छा खासा हो जाएगा इससे। एक साल में रिटर्न की बात करेंगे तो 15.41% के CAGR के हिसाब से रिटर्न आया है। वहीं अगर मैं क्वांट टैक्स प्लान की बात करेंगे तो वहां पर काफ़ी अच्छा रिटर्न आया है। पराग पारिक टैक्स सेवर ने भी अच्छा रिटर्न दिया है। पर अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड थे इस फंड के अंदर और एक साल के अंदर मेरे भाई 15% के CAGR के हिसाब से रिटर्न आ चुका है, 7% के हिसाब से इन्फ्लेशन चल रहा है और उसके ऊपर आपको 8% और मिल गया। दिक्कत क्या है मेरे भाई, इतना ठीक है यार। एक साल में 3 साल में बात करेंगे तो 24.95% के CAGR के हिसाब से आया है। 5 साल में बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए 16.60% के CAGR के हिसाब से आया है। जबकि मैं म्यूचुअल फंड में बात करता हूँ, आपको हमेशा मिनिमम 25 से 30 साल किसी भी म्यूचुअल फंड में देने ही चाहिए। इस वजह से कोशिश करें कि 5 साल का रिटर्न ना ही देके तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अभी तक अगर मैं बात करूं तो 100 में से करीब 60 एसेट मैनेजमेंट ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने 5 साल के अंदर कुछ खास बना के नहीं दिया, पर वही जब रिटर्न उनका 10 साल में देखते हो तो अच्छा खासा CAGR निकल के आ जाता है। वैसा ही कुछ यहाँ पर भी दिख रहा है। मैक्सिमम बात करेंगे तो 19.54% के CAGR के हिसाब से रिटर्न ये दिखा रहा है कि भाई साहब रिटर्न तो टैक्स सेवर कैटेगरी में बढ़िया रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने डिलीवर करके दिया है। चाहे शॉर्ट टर्म में 15% का CAGR है, वहीं लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो 19% का CAGR है। डिसेंट दिखता है यहाँ से। तो भाई 2015 से ये म्यूचुअल फंड काम कर रहा है। तो ये म्यूचुअल फंड करीब करीब 8 साल अपने इन्वेस्टर्स को दे चुका है। नीलेश सुराना साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं, बढ़िया फंड मैनेजर हैं। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं कुछ और बातों की बनाने की चेष्टा करूं तो भाई 3 मंथ में देखो 9.56% के हिसाब से रिटर्न आया है। 6 महीने में देखो 17.94% के हिसाब से रिटर्न आया है। 3 महीने में भी डिसेंट है, 6 महीने में भी डिसेंट है, 1 साल में भी ठीक दिख रहा है। वहीं 10 साल में हमारे पास चूंकि डेटा नहीं है अभी, 5 साल में बात करेंगे तो 115% के, यानी कि 5 साल में करीब करीब पैसा डबल हुआ है। तो ठीक है यार, 5 साल में भी पैसा डबल होना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हालांकि काफ़ी सारी एसेट मैनेजमेंट ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने केवल 3 साल में इन्वेस्टर्स का पैसा डबल किया है। अगर आप किसी टैक्स सेवर फंड को ढूंढ रहे थे कि नहीं भाई मुझे ELSS कैटेगरी के फंड में इन्वेस्ट करना है, तो उसके लिए क्वांट टैक्स सेवर पारिक टैक्स सेवर फंड को आप देख सकते हो। पर अगर आप ऑलरेडी इस फंड के अंदर इन्वेस्टेड थे तो अभी एटलीस्ट 1-2 साल इस फंड को और देने को बनता है। अभी थोड़ा सा रिटर्न अगर और थोड़ा सा ये कम कर देंगे तो वहां से प्लान बना सकते हैं कि भाई 3 साल का तो वैसे भी लॉक इन पीरियड रहता ही है, तो इस वजह से आप फंड को तो बेच नहीं सकते। जी हाँ, पर SIP को पॉज जरूर कर सकते हैं, फिर भी अल्टीमेट डिसीजन आपका है क्योंकि पैसा आपका है। रिस्क आपका वेरी हाई रहता है म्यूचुअल फंड के अंदर, क्योंकि म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल स्कीम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली। मेरे ऐसे टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं आपके सामने चर्चा करके चल रहा था। अगर आपके पास रेगुलर प्लान है तो सीधे डायरेक्ट प्लान पे आ जाओ। काफी सारे लोगों के डाउट आ रहे हैं कि भाई साहब मेरे पास रेगुलर प्लान है, किस तरीके से हम डायरेक्ट प्लान पे आ सकते हैं। तो मेरे भाई केवल उनसे मेरा एक ही कहना है, या तो सीधा सीधा अगर आपके पास जो रेगुलर प्लान होता है उसको सीधा बेच के डायरेक्ट प्लान खरीदो, नहीं तो आपके पास जिस असेट मैनेजमेंट कंपनी के पास आपका जो फंड है उसको भी कॉल कर सकते हो, या जिस ब्रोकर के पास आपका फंड आप मैनेज करके चल रहे हो उस ब्रोकर को कॉल कर सकते हो। जनरली आपने रेगुलर प्लान को म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से लिया होगा तो आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से भी पूछ सकते हो। पर किसी भी म्यूचुअल फंड को बेचने से पहले एक बार टैक्स की कंसल्टेंसी जरूर ले लेना, क्योंकि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का सीन रहता है। 17,418 करोड़ का असेट साइज ये दिखा रहा है कि भाई इन्वेस्टर्स का तो अच्छा खासा पैसा पड़ा हुआ है। 0.49% का एक्सपेंस रेशियो है, तो एक डिसेंट एक्सपेंस रेशियो आपसे चार्ज किया जा रहा है। 4.31% का कैश होल्डिंग भी बढ़िया है। निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे लिया है। प्लान आपका ग्रोथ है। विड्रॉवल पे कोई चार्जेस नहीं लगेगा ही क्यों मेरे भाई, जबकि 3 साल का लॉक इन पीरियड रहता है ELSS कैटेगरी के अंदर। अब अगर मैं बात करने की चेष्टा करूं कि किन किन सेक्टर्स में आपका पैसा पड़ा रहेगा, तो देखिए सबसे ज़्यादा जो इन्होंने टारगेट और वेटेज दिया है वो दिया है फाइनेंशियल को, जहां पर 31.97% का यहां पर इन्होंने असेट को एलोकेट करके रखा हुआ है। इसके बाद टेक्नोलॉजी सर्विसेज, हेल्थ केयर कुछ अनक्लासिफाइड है, एनर्जी, ऑटोमोबाइल, मटीरियल्स थोड़ा सा कैश होल्ड करके चल रहे हैं, जिसकी बात मैंने ऊपर करी। कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, कंज्यूमर स्टेपल्स, केमिकल्स, मेटल्स एंड माइनिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, कैपिटल गुड्स जैसे कुछ सेक्टर्स में आपका पैसा पड़ा रहेगा। इसके साथ साथ देखिए HDFC बैंक, ICICI बैंक,
रिलायंस इंडस्ट्रीज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये कुछ 4 शेयर्स ऐसे हैं जहां पर इनका ज़्यादा वेटेज है और ये चारों शेयर एक टाइप से अगर मैं बात करूंगा तो हाथी है मेरे भाई, खिसकते ही नहीं है। एचडीएफसी बैंक से तो रिटर्न नहीं बना के नहीं आ रहा है, पर ऐसी बात नहीं है कि एचडीएफसी बैंक अभी खराब हो चुका है। एचडीएफसी बैंक अच्छा है, एक ब्लू चिप कैटेगरी का स्टॉक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी बढ़िया है, रिलायंस इंडस्ट्रीज भी बढ़िया है, हालांकि जियो फाइनेंशियल्स के इनके पास शेयर्स होंगे जिसकी बात शायद आगे करने को मिलेगी। देखिए बात कर लेते हैं इन्फोसिस, लार्सन एंड टुब्रो, एक्सिस बैंक, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, एचसीएल टेक्नोलॉजी, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, कोटक महिंद्रा बैंक, भारत फोर्ज, क्रॉम्पटन ग्रेव्स, भारती एयरटेल, एसबीआई कार्ड्स, जोमेटो, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, बाटा इंडिया, एसकेएफ इंडिया, ग्लैंड फार्मा, टाटा स्टील, एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर्स, नाइका के नाम से आप जानते हो, डाबर इंडिया, सिप्ला, सीएट, आईटीसी, दिलाइवेरी, जेके सीमेंट, विनती ऑर्गेनिक्स, सेफायर फूड, सन फार्मास्यूटिकल, एनआईटी टेक्नोलॉजी, टाटा कंसल्टेंसी, टीसीएस, अंबुजा सीमेंट, प्रेस्टीज स्टेट्स प्रोजेक्ट लिमिटेड, टाटा मोटर्स, पारादीप फॉस्फेट्स, प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स, ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये तो अभी रिसेंटली आईपीओ आया था इसका, टेगा इंडस्ट्रीज, अतुल लिमिटेड, कजारिया सिरामिक, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, केआईएमएस के नाम से आप इसे जानते हो, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। जैसा कि मैंने कहा जो रिलायंस इनके पास शेयर्स पड़े होंगे उसके लिए इनको प्रोपोर्शनेट बेसिस पे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर्स मिले होंगे। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, देखिए अगर मैं बात करूं कि इस म्यूचुअल फंड से रिटर्न क्यों नहीं आ रहा है, पर उस चीज़ को मैं पॉजिटिव वे में ही रखना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने जो काफ़ी सारी ऐसी कंपनियां जो ब्लू चिप कैटेगरी की कंपनियां हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, इन्फोसिस हो गया, इनसे तो मेरे भाई कोई रिटर्न ही नहीं आ रहा। पर यकीन मानना मेरे भाई, कंपनी अभी भी ये खराब नहीं है। जब स्टॉक मार्केट गिरता है तो उस तरीके से बियर मार्केट में ऐसे ही कुछ कंपनियां आपका साथ देंगी। तो अभी जो असेट मैनेजमेंट कंपनी के जो फंड मैनेजर का जो प्रपोजल है, प्रपोजल ये है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा हम सेफेस्ट साइड रहेंगे। तो इस वजह से इन्होंने फंड मैनेजर ने कुछ ऐसी कंपनियां रखी हैं, पर कहीं ना कहीं इन्हें दूसरी कंपनियों पर भी जो कि स्पेशली मिड कैप कैटेगरी की कंपनीज को डेडिकेटेड रहती हैं उन पर इन्हें ज़्यादा फोकस रखना चाहिए, और ग्रोथ फेज वाली कंपनियों पर ज़्यादा फोकस इन्हें करके चलना चाहिए। इसकी वजह से अगर इन्हें अच्छा रिटर्न देना है तो इस वजह से ऊपर जाते हुए देखने को मिलेंगे। होप्स हो कि ये इन्फोसिस जैसी कंपनियों में एक्यूमुलेशन कर रहे हो, क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि इन्फोसिस कभी 2000 रुपये के ऊपर जाएगा ही नहीं, जरूर जाएगा, बस समय का खेल है केवल। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ, देखिए अगर आप पुराने इन्वेस्टर हैं तो रिटर्न मेरे भाई 1 साल के अंदर ठीक है, 3 साल के अंदर भी ठीक है, 5 साल के अंदर भी ठीक है, और मैक्सिमम भी ठीक है। ठीक है, एक्सपेंस रेशियो भी डिसेंट है, असेट साइज भी अच्छा है, फंड मैनेजर का क्वालिफिकेशन भी अच्छा है, कोई भी चीज़ खराब नहीं। खराब केवल एक चीज़ आपको यहाँ से देखने को मिलती है, अगर मैं पर्टिकुलर रियल एसेट कैटेगरी के मेरा एसेट की बात करूंगा तो कोई भी चीज़ खराब नहीं है। खराब केवल आप इस वजह से बोल सकते हो कि जो दूसरी असेट मैनेजमेंट कंपनियां हैं उनसे रिटर्न कम आ रहा है, तो इस वजह से कभी आपको खिसक के नहीं जाना चाहिए कि दूसरे घर में बढ़िया चल रहा है, बस मेरे घर में केवल आग लगी हुई है। तो इस वजह से अगर आप ऐसे फंड में इस वजह से केवल इस रीजन की वजह से अगर आप एग्जिट करेंगे तो डेफिनेटली आने वाले समय में आप लॉस करेंगे। आपको किसी फंड से एग्जिट इस वजह से लेना चाहिए जब उस असेट मैनेजमेंट कंपनी के उस फंड के अंदर प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। और अगर मैं मेरा एसेट मैनेजमेंट कंपनी की बात करूंगा तो एक बढ़िया असेट मैनेजमेंट कंपनी है भाई। मेरा असेट मैनेजमेंट कंपनी का नाम सम्मानपूर्वक लिया जाता है। 1,38,659 करोड़ का इसका असेट अंडर मैनेजमेंट है। टोटल 78 स्कीम के साथ ये आते हैं। ऑल इन ऑल बात करेंगे, बढ़िया असेट मैनेजमेंट कंपनी है, बढ़िया फंड है, फंड मैनेजर का क्वालिफिकेशन बढ़िया है, रिटर्न डिसेंट है, एक्सपेंस रेशियो अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, तो सारी चीज़ें अभी डिसेंट है यहाँ से। बस रिटर्न अदर असेट मैनेजमेंट कंपनी से कम आ रहा। अगर आप नए इन्वेस्टर हो तो इस फंड को अवॉइड कर सकते हो, पर अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करो एसआईपी के अंदर। होप्स हो कि आने वाले समय में अच्छा रिटर्न मिले। फिर भी अल्टीमेट डिसीजन आपको लेना है, क्योंकि आपको क्या करना है, क्योंकि पैसा आपके पास है। मेरे भाई चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग 5000 सब्सक्राइबर की जर्नी को पूरा कर चुके हैं। जुड़े रहिए सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के साथ मेरे भाई, कमेंट करते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद।